नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज के मार्केट की कहानी बहुत ही दिलचस्प रही। सुबह जब बाजार खुला तो माहौल थोड़ा डराने वाला था। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा नीचे खुला और निफ्टी भी 25,450 के नीचे फिसल गया। लेकिन दोपहर आते आते पूरा मूड बदल गया। बाजार ने जबरदस्त रिकवरी की और सेंसेक्स करीब 600 अंकों की छलांग लगाकर हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी भी 25,650 के ऊपर पहुंच गया। पिछले हफ्ते जो नुकसान हुआ था उसे मार्केट ने लगभग पूरा रिकवर कर लिया। 40 से ज्यादा निफ्टी स्टॉक्स हरे निशान में रहे और मिड कैप व बैंक निफ्टी में भी खरीदारी निकली। आज निवेशकों का भरोसा लौटाने की सबसे बड़ी वजह रही अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड डील के बहुत करीब हैं। इस बयान ने बाजार को बड़ा बूस्ट दिया। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी, निवेश और सुरक्षा जैसे सेक्टरों में मजबूत साझेदारी बनने जा रही है, जिससे विदेशी निवेश के आने की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरी बड़ी राहत आई अमेरिका से। वहां का लंबा चला सरकारी शटडाउन अब खत्म होने की कगार पर है। यूएस सेनेट ने सरकार को जनवरी के अंत तक फंडिंग देने वाला बिल 60-40 वोट से पास कर दिया है। अगर हाउस ने भी बिल पास कर दिया तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखेगा। ग्लोबल मार्केट पे अनिश्चितता घटेगी और निवेशकों का भरोसा लौटेगा, जिससे एशियन और भारतीय बाजारों में शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है। डॉलर और बॉन्ड मार्केट में भी स्थिरता आने की उम्मीद है, क्योंकि अब अमेरिकी आर्थिक डेटा फिर से जारी होगा और फेडरल रिजर्व के फैसलों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। इससे रुपए और विदेशी निवेश के फ्लो पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर रहा फेड रेट कट की उम्मीदें। फेड गवर्नर स्टीवन मिरान ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट की दर में कटौती उपयुक्त है। इसका सीधा असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ेगा, क्योंकि जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं तो विदेशी निवेशक यहाँ ज्यादा पैसा लगाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी आज चौतरफा तेजी दिखी। जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट और साउथ कोरिया का कॉस्पी सभी हरे निशान में रहे। अमेरिकी बाजारों में भी S&P 500 और नास्डैक 100 में बढ़िया उछाल आया। HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील के मुताबिक ग्लोबल इक्विटी रिकवरी और क्रूड में नरमी ने भारतीय बाजार को मजबूती दी। तेल की कीमतों में गिरावट भी भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आई। ब्रेंट क्रूड करीब $63.94 प्रति बैरल तक सस्ता हुआ। इससे देश का इंपोर्ट खर्च घटेगा और महंगाई का दबाव कम होगा। यही वजह है कि बाजार की मैक्रो पोजीशन अब और मजबूत दिख रही है। अब बात स्टॉक्स की करें तो आज के सेशन में कई शेयर चमके। इंटरग्लोब एविएशन, BEL और HCL टेक में करीब 2% तक की बढ़त देखी गई। डिफेंस से जुड़े भारत फोर्ज और BHEL ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें BHEL ने 2 दिन में 8% तक की रैली दिखाई। वहीं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दबाव रहा, जिनमें 7% तक की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी का गाइडेंस कमजोर रहा। अगर कुछ कंपनियों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 8% चढ़े, क्योंकि कंपनी का Q2 नुकसान घटा है। भारत फोर्ज 6% ऊपर रहा, क्योंकि डिफेंस और इंडस्ट्रियल आउटलुक मजबूत दिख रहा है। नाल्को और हिटाची एनर्जी ने भी दमदार नतीजों की वजह से बढ़िया प्रदर्शन किया। वहीं एपेक्स फ्रोजन और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में 4 से 11% तक उछाल देखने को मिला, जो ट्रंप के इंडिया ट्रेड डील बयान के बाद आई खरीदारी से जुड़ा था। अर्बन कंपनी का शेयर तो सबसे अलग रहा, 15% तक उछल गया, जो भारी वॉल्यूम और मजबूत बिजनेस ट्रेंड का नतीजा है। सरकार अब PSU बैंकों को सिर्फ जोड़ने नहीं बल्कि पूरी तरह बदलने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत को अब बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक्स चाहिए और इसके लिए नया मर्जर प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें सिस्टम और कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाएगा। सरकार छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े बैंक बनाना चाहती है। एक विकल्प है कि यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया जाए। दूसरा विकल्प है कि बैंकों को रीजन या टेक्नोलॉजी के आधार पर मिलाया जाए, जैसे यूको बैंक और सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक या इंडियन बैंक के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर लक्ष्य सिर्फ साइज बढ़ाना है तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का मर्जर तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना सकता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक के मर्जर से 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा वाला सुपर बैंक तैयार होगा, जो HDFC बैंक से थोड़ा छोटा होगा। सरकार SBI मॉडल को PSU बैंकों में लागू करना चाहती है, जहां चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर से प्रमोट होते हैं, किसी और बैंक से ट्रांसफर होकर नहीं आते हैं। इससे सिस्टम को समझने और काम में निरंतरता मिलती है। पूर्व RBI गवर्नर YV रेड्डी का सुझाव है कि PSU बैंक्स को कंपनीज एक्ट के तहत लाया जाए और सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम की जाए,
ताकि बैंक प्रोफेशनल तरीके से चले, सरकारी दखल घटे और सीईओ का चयन परफॉर्मेंस के आधार पर हो। इससे ही पीएसयू बैंक्स वास्तव में वर्ल्ड क्लास बन सकते। अब बात करते हैं सिटी गैस सेक्टर की, जहां सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सीएनजी को सस्ता और आम लोगों के लिए आसान बनाने के सुझाव दिए हैं। कमेटी चाहती है कि ऑटो, टैक्सी और बस जैसे सभी कमर्शियल वाहन अनिवार्य रूप से सीएनजी पर चलें। इससे डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ और सस्ता होगा। कमेटी ने यह भी कहा है कि सरकार पुराने गैस आवंटन सिस्टम यानी एपीएम एलोकेशन को फिर से लागू करे, ताकि सिटी गैस कंपनियों को घरेलू उत्पादन वाली गैस सस्ती दर पर मिले। इससे सीएनजी की कीमतें घटेंगी और सप्लाई स्थिर रहेगी। सीएनजी को क्लीन फ्यूल का दर्जा देने की भी सिफारिश की गई है, जिससे टैक्स और चार्ज कम हो सकते हैं और गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी में सीएनजी को प्राथमिकता मिलेगी, यानी पुरानी गाड़ी हटाओ, नई सीएनजी गाड़ी लाओ और फायदा पाओ। अब बात करते हैं भारत के आम बजट की, जो हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन 2026 में 1 फरवरी रविवार है और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी पड़ रही है। संसद रविवार को बंद रहती है, इसलिए इस बार कंफ्यूजन है कि क्या बजट उसी दिन पेश होगा या नई तारीख तय की जाएगी। बजट की तारीख तय करने का अधिकार कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास है, जो जनवरी के पहले हफ्ते में बैठक करेगी। तब तय होगा कि बजट 1 फरवरी को ही होगा या इसे 2 फरवरी तक आगे बढ़ाया जाएगा। इतिहास बताता है कि छुट्टी के दिन भी बजट पेश हो चुका है, जैसे 1999 में यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट पेश किया था। यानी अगर सरकार चाहे तो 1 फरवरी को भी संसद विशेष सत्र बुलाकर बजट पेश किया जा सकता है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा दोगुना होकर 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 14 करोड़ रुपए पहुंच गया। कुल राजस्व भी 236 करोड़ रुपए से बढ़कर 351 करोड़ रुपए हो गया, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा और कॉर्पोरेट ट्रैवल सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी मजबूत रहा। ईबिटा 4 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 3 गुना उछाल। मार्जिन भी 3.6% से बढ़कर 6.8% पर पहुंच गया है, जो बताता है कि कंपनी की लागत पर पकड़ और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दोनों बेहतर हुई हैं। बजाज फिनसर्व ने भी दूसरी तिमाही में शानदार परिणाम दिखाए। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2087 करोड़ रुपए से बढ़कर 2244 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल आय 33,704 करोड़ रुपए से बढ़कर 37,303 करोड़ रुपए तक पहुंची। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 10,527 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,698 करोड़ रुपए हो गई। ये ग्रोथ लोन बुक के बढ़ने और कर्ज की मांग में मजबूती की वजह से आई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में उपभोग और उधारी का ट्रेंड अभी मजबूत है। हिंदुस्तान कॉपर ने सितंबर तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 102 करोड़ रुपए से बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राजस्व 518 करोड़ रुपए से बढ़कर 718 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये नतीजे दिखाते हैं कि मेटल सेक्टर में डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी शानदार रहा। ईबिटा 152 करोड़ रुपए से बढ़कर 282 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 23.9% से बढ़कर 39.3% तक पहुंच गया। लागत नियंत्रण और बेहतर उत्पादन क्षमता की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वीआई के नतीजे के बाद शेयर में जबरदस्त उछाल देखा गया। कंपनी का घाटा सितंबर तिमाही में लगभग 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि यह अब भी 5500 करोड़ रुपए से अधिक है। आय में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 42% पर स्थिर रहा। सबसे अहम बात, कंपनी का ARPU यानी प्रति यूजर औसत आय 166 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गया है। ये सुधार बताता है कि कंपनी की सर्विस क्वालिटी और यूजर बेस दोनों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। स्टॉक आज करीब 8% चढ़कर 10.25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुब्रॉस लिमिटेड के शेयरों में आज 12% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ये मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट रही। हालांकि कंपनी का मुनाफा 36.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 40.7 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन ईबिटा में 10% की गिरावट आई और मार्जिन 9.2% से घटकर 7.7% रह गया। बढ़ी हुई कच्चे माल की कीमतें और कर्मचारियों के खर्चों ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव डाला है। ONGC के सितंबर तिमाही नतीजे सामने आए, जहां मुनाफा और कमाई दोनों में बढ़त दिखी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रहा। कंपनी का प्रॉफिट 8,024 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,848 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू भी बढ़कर 30,300 करोड़ रुपए पहुंचा। हालांकि ईबिटा घटकर 17,699 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन भी 58.3% से गिरकर 53.6% पर आ गया, जिससे नतीजे मिले जुले रहे। PI इंडस्ट्रीज के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन सालाना आधार पर इसमें गिरावट दिखी।
कंपनी का प्रॉफिट 19% घटकर 409 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 15% घटकर 1872 करोड़ रुपए रहा। अच्छी बात यह रही कि कंपनी का मार्जिन 28.3% से बढ़कर 28.9% पहुंच गया, जिसे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा संभला। हालांकि स्टॉक 1% की गिरावट के साथ 3763 के स्तर पर बंद हुआ। भारत फौज ने शानदार नतीजे पेश किए, जहां हर प्रमुख आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 299 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 4032 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ईबिटा 726 करोड़ रहा और मार्जिन 18% पर पहुंचा। कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है, जो इसके विस्तार और कर्ज पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम है। पाइन लैब्स का आईपीओ तीसरे दिन तक भी पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब तक इसे कुल 0.57 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें रिटेल निवेशकों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी ने एंकर निवेशकों से पहले ही 1753 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कर्ज भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए किया जाएगा। टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद उसकी नई कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी 12 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। इस डीमर्जर से पहली बार कंपनी के ट्रक और बस बिजनेस की अलग वैल्यू सामने आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक की लिस्टिंग 300 से 470 रुपए के दायरे में हो सकती है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई, जो अपने 52 वीक हाई के करीब पहुंच गए हैं। कंपनी का तिमाही मुनाफा 77% बढ़कर 64 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 38% उछलकर 1145 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही कंपनी ने डिफेंस और मैरिटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्कम इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में 60% हिस्सेदारी 235 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है, जिससे इसका डिफेंस सेक्टर में कदम और मजबूत होगा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के शेयरों में 2 दिन में करीब 28% की गिरावट दर्ज की गई है। तिमाही नतीजों में कंपनी का प्रॉफिट और ईबीडीआ 25% गिरा, मार्जिन 14.9% से घटकर 11.2% पर आ गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कंपनी को एक प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे स्टॉक पर भारी दबाव देखने को मिला। ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशंस को भारतीय सेना से 7.12 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी के शेयरों में जोश देखने को मिला। कंपनी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की सप्लाई करेगी, जिनमें रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन, लंबी रेंज और पेलोड डिलीवरी जैसी आधुनिक तकनीकें हैं। ये ऑर्डर कंपनी के लिए अहम है, क्योंकि सेना ने इसके ड्रोन का ट्रायल करने के बाद ऑर्डर में 25% की बढ़ोतरी की है। 4 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होगा और इससे कंपनी के डिफेंस सेक्टर में स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि वित्तीय मोर्चे पर कंपनी फिलहाल कमजोर रही है। इसकी आय 14 करोड़ रुपए से घटकर 8 करोड़ रुपए रह गई है और मुनाफे की जगह 15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस ने दूसरी तिमाही में 59% सालाना गिरावट के साथ 15.9 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जबकि रेवेन्यू 26% बढ़कर 366.8 करोड़ रुपए पहुंचा। ईबीडीआ 33% उछलकर 132.3 करोड़ रुपए तक पहुंचा और मार्जिन 36% तक सुधरा। कंपनी फिलहाल 232 सेंटर्स और 1.55 लाख सीट्स चला रही है और साल के अंत तक इसे 1.75 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रबंधन के मुताबिक इस साल लगभग 40,000 नई सीटें जोड़ने की योजना है, जिसमें 30% ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। सूर्य रोशनी ने दूसरी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 117% बढ़कर 74.3 करोड़ रुपए हुआ, जबकि रेवेन्यू 21% उछलकर 1845 करोड़ रुपए पहुंच गया। ईबीडीआ में 55% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 5% से बढ़कर 6.4% हो गया। त्योहारी सीजन और एलईडी लैंप, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर जैसे प्रोडक्ट्स की मजबूत डिमांड ने बिक्री बढ़ाई। कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया। एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स ने Q2 में 25% की बढ़त के साथ 243 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और रेवेन्यू 13% बढ़कर 2,270 करोड़ रुपए रहा। ईबीडीआ 25% उछलकर 475 करोड़ रुपए तक पहुंचा और मार्जिन 21% रहा। कंपनी का प्रदर्शन भारत और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में मजबूत रहा है, खासकर गायनाकोलॉजी, कार्डियक और एंटीवायरल सेगमेंट्स में। प्रबंधन ने कहा कि फोकस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने पर रहेगा। मोएल ने तिमाही नतीजों में 41% की मुनाफे की बढ़त दिखाई है, जो 70.4 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 19% बढ़कर 348 करोड़ रुपए हुआ और ईबीडीआ 26% बढ़कर 99.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कंपनी का ईबीडीआ मार्जिन सुधरकर 28.6% से बढ़कर 30% के करीब पहुंच गया। अक्टूबर में मोएल ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मैंगनीज अयस्क उत्पादन किया है, 1.6 लाख टन। कंपनी लगातार नई खोजों और प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में रिकॉर्ड बना रही है।
पीआई इंडस्ट्रीज के Q2 नतीजे साल दर साल कमजोर रहे, लेकिन उम्मीद से बेहतर साबित हुए। रेवेन्यू 1872 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 15.7% कम है, पर अनुमान से ऊपर रहा। मुनाफा 409 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 19% घटा, लेकिन CNBC TV 18 के अनुमान 358 करोड़ से बेहतर रहा। EBITDA 541 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से अधिक है, और मार्जिन हल्का बढ़कर 29.9% रहा। कंपनी का एग्रोकेमिकल बिजनेस में गिरावट आई, लेकिन फार्मा डिवीजन में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। जैगल प्रीपेड ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 71% बढ़कर 34.7 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू में भी 43% की बढ़त दर्ज की गई है। ये कंपनी प्रीपेड कार्ड और डिजिटल रिवॉर्ड सॉल्यूशंस में काम करती है, और आज इसके शेयर 4% से ज्यादा बढ़कर बंद हुए हैं। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने भी मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 56% बढ़कर 30 करोड़ रुपए हुआ, और रेवेन्यू 8% बढ़कर 567.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा। EBITDA में 37% का उछाल देखने को मिला है, जिससे मार्जिन 10% तक सुधरा है। हालांकि स्टॉक मामूली गिरावट के साथ 89 रुपए से नीचे बंद हुआ। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने भी इस बार शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 48% बढ़कर 179 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि EBITDA 23% उछलकर 364 करोड़ रुपए पर पहुंचा। मार्जिन 24.8% से बढ़कर 30% हो गया है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार को दिखाता है। हालांकि स्टॉक 2% गिरकर 3500 रुपए से नीचे बंद हुआ।